हेलो स्टूडेंट्स, सामान्य अध्ययन को समर्पित 10 सर्व के क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। सामान्य अध्ययन प्रश्न श्रृंखला के महत्वपूर्ण भाग भारतीय संविधान के भाग 1 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित इस वीडियो में भाग 1 अर्थात संघ और उसका राज्य क्षेत्र की व्याख्या सहित प्रश्नोत्तरी हम देखेंगे। मेरा विश्वास है कि भाग 1 की इस वीडियो से बाहर कोई भी प्रश्न आपको नहीं मिलेगा। यदि आपको कोई प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं भारतीय संविधान से संबंधित संघ और उसका राज्य क्षेत्र की वीडियो। प्रश्न 1 की तरफ चलते हैं। भाग 1 में कुल 4 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। इंग्लिश में कहें आर्टिकल नंबर 1 इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यहाँ पर दो बातें स्पष्ट हैं। पहली कि भारत और इंडिया एक ही देश के नाम है, या ऐसे कह सकते हैं कि हमारे देश का नाम संविधान में अनुच्छेद 1 में भारत और इंडिया दिया है। प्रश्न अलग अलग तरह से आ चुके हैं। यहाँ पर हिंदुस्तान, भारतवर्ष या आर्यवर्त इस तरह के नाम दिए हुए होते हैं। हमें स्पष्ट है कि हमारे देश का नाम अनुच्छेद 1 में भारत और इंडिया ही है, इंडिया और भारत। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात, कहा गया है राज्यों का संघ है, अर्थात भारत अर्थात इंडिया क्या है, राज्यों का संघ है। इंग्लिश में यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यह स्पष्ट कर दूं कि इस शब्द से भिन्न कोई भी शब्द आपको मिले तो आप उसको उत्तर ना माने, सिर्फ यूनियन ऑफ स्टेट्स या राज्यों का संघ ही भारत के संदर्भ में कही गई सबसे सही बात है। तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 1 के अनुसार ही भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक राज्यों के क्षेत्र, दूसरे संघ के क्षेत्र और तीसरे ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। सामान्यतः हम मान के चलते हैं कि भारत में 2 तरह के क्षेत्र हैं, एक राज्यों के क्षेत्र और दूसरे संघ राज्य क्षेत्र। इसके अतिरिक्त है नहीं, लेकिन अनुच्छेद 1 में स्पष्ट है कि भारत में 3 श्रेणियां हैं क्षेत्रों की। पहला राज्यों के क्षेत्र, दूसरा संघ के क्षेत्र और तीसरा ऐसे वो क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार अधिग्रहित कर सकती है। इस आर्टिकल नंबर 1 से भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न आते हैं। देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं और आए हुए हैं। प्रश्न 1 है भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्न में से किस देश से संबंधित है। भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से संबंधित है। संघात्मक व्यवस्था, ए कनाडा, बी यूनाइटेड किंगडम, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी आयरलैंड। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था है, आयरलैंड में संघात्मक व्यवस्था है, ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अफ्रीका में अनेकों अनेक देश इसके उदाहरण हैं। किंतु भारत की संघात्मक व्यवस्था सबसे अधिक कनाडा से संबंधित है। कनाडा और भारत में संघात्मक व्यवस्था की एक ही प्रकृति है। कैसे वो प्रकृति है आने वाले प्रश्नों में हम देखेंगे। एक और प्रश्न देखते हैं, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा। टू द पॉइंट प्रश्न है, अनेकों बार आ चुका है, सीधा सीधा याद करना है। सहकारी संघवाद भारतीय संघवाद को कहा जी ऑस्टिन ने। एक और प्रश्न देखते हैं, किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। भारत का संविधान परिसंघीय है। अभी हमने पढ़ा आर्टिकल नंबर 1 में कि भारत राज्यों का एक संघ है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत एक परिसंघ है। इसका मतलब यहाँ पर विपरीत बात हो रही है। देखते हैं, संविधान लिखित और अनम्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना और केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। अब यहाँ पर 2 व्यवस्थाएं हैं, एक संघीय और दूसरी परिसंघीय। क्योंकि भारत संघीय व्यवस्था वाला देश है तो यहाँ पर भारतीय शासन व्यवस्था में कुछ ऐसे गुण भी हैं जो भारत को परिसंघीय घोषित करते हैं। संघीय व्यवस्था में केंद्र अधिक शक्तिशाली है, लेकिन यहाँ राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का यदि वितरण होता है तो वह संघीय व्यवस्था ना होकर परिसंघीय व्यवस्था की निशानी होता है। इसलिए परिसंघीय व्यवस्था से संबंधित यदि प्रश्न है तो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण होने के कारण भारत को परिसंघीय कहा जा सकता है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, किसने कहा था कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। अर्ध संघात्मक, भारत संघ तो है लेकिन पूर्ण रूप से संघात्मक नहीं है, अर्ध संघात्मक है।
केसी बेयर ने कहा। और इस तरह के वक्तव्य जारी करने का एक ही कारण है कि भारत में संघात्मकता और भारत में परिसंघात्मकता के बीच कुछ भिन्नताएं हैं। इस कारण से अनेक संविधान विशेषज्ञों ने अपने अपने वक्तव्य भिन्न भिन्न दिए हैं। प्रश्न 5 देखते हैं। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, क्या है? राज्यों का समूह है? जी नहीं, राज्यों का समूह नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। यह ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। राज्यों का फेडरेशन है? जी नहीं, राज्यों का फेडरेशन नहीं है। राज्यों का कन्फेडरेशन है? नहीं है। राज्यों का यूनियन है? हाँ, राज्यों का यूनियन है। तो इस प्रकार आंसर सही होगा डी। इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का यूनियन है, या भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, एक ही बात है। यदि समूह की जगह यहाँ संघ होता तब आंसर ए भी सही होता, किंतु यहाँ समूह लिखा हुआ है न कि संघ, इसलिए आंसर डी सही हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के एकात्म संविधान होने के प्रमुख लक्षण देखते हैं कि वो कौन कौन से लक्षण हैं जो भारतीय संविधान को एकात्म संविधान घोषित करते हैं। अर्थात वहाँ पर राज्यों की शक्ति क्षीण है और केंद्र अधिक पावरफुल है। एकल नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता है। राष्ट्रपति द्वारा ही राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। आपातकालीन उपबंध है जहाँ पर राज्यों की शक्तियाँ शून्य हो जाती हैं और केंद्र पूरी शक्ति के साथ सामने आता है। अखिल भारतीय सेवाएं हैं, अर्थात केंद्र सरकार द्वारा की गई भर्तियां ही पूरे प्रदेश, सभी प्रदेशों को और राज्यों को चलाती हैं। संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, उनको समाप्त कर सकती है। इस प्रकार संसद को असीम शक्तियां हैं राज्यों के निर्माण की। इस प्रकार यह एकात्मकता का लक्षण है। राज्य सूची के विषयों पर भी संसद संसद की विधि बनाने की शक्ति है। इस प्रकार राज्य सूची के विषयों पर भी यदि संसद शक्ति बनाती है तो यह एकात्मकता का लक्षण है। और राज्यसभा में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, यह भी एकात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण है। राज्य सूची 3 सूची हैं, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से संघ सूची पर संघ कानून बनाता है, राज्य सूची पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं और समवर्ती सूची पर संघ और राज्य दोनों कानून बना सकता है। लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं, कुछ स्थितियां ऐसी हैं जहां पर राज्य सूची के विषयों पर भी संसद को विधि बनाने की शक्ति दे दी जाती है। इस प्रकार कह सकते हैं कि यह एकात्मक संविधान का लक्षण है। अब कुछ ऐसे लक्षण को देखते हैं जो भारतीय संविधान को संघात्मक संविधान घोषित करते हैं। देखें, शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण कर दिया गया है, जैसा हमने अभी बताया। संघ सूची और राज्य सूची, ये समवर्ती सूची, 3 सूचियां हैं, लेकिन शक्तियों का विभाजन यह दर्शाता है कि भारतीय संविधान संघात्मक संविधान है। लिखित संविधान है, संघात्मकता की निशानी है। संविधान को सर्वोच्चता प्राप्त है, संविधान सर्वोच्च है देश में, यह संघात्मकता की निशानी है। और स्वतंत्र न्यायपालिका है, वह केंद्र के नियंत्रण में नहीं है। इस प्रकार यह भी एक संघात्मक संविधान की ही पहचान है। तो भारतीय संविधान को संघात्मक संविधान ये घोषित करने वाली ये कुछ बिंदु हैं, जबकि भारतीय संविधान को एकात्मक संविधान घोषित करने वाले बिंदु इससे पहले हम देख चुके हैं। मूल रूप से ये कंक्लूजनली जो बात निकल कर आती है निर्णय रूप से, वह यह है कि भारतीय संविधान संरचना में तो संघात्मक है किंतु भावना में एकात्मक है। इस निर्णय को हमें याद रखना है और ऊपर दिए हुए पॉइंट्स को देखते हुए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब आते हैं अनुच्छेद 2 की तरफ। संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार अनुच्छेद 2 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने की विधि बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 3 भी इसी से जुड़ा हुआ है और ये कहा है कि संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन या किसी वर्तमान राज्य की क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन कर सकती है। इस प्रकार संसद साधारण बहुमत से किसी भी राज्य के गठन या उसके क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन कर सकती है। यहाँ याद रखना है साधारण बहुमत। किंतु ऐसे किसी भी बहुमत को, ऐसे किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है और यह विधेयक किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन से यदि संबंधित है
तब राष्ट्रपति द्वारा उस विधेयक को संबंधित राज्य को प्रेषित किया जाता है। किंतु यहाँ यह भी स्पष्ट है कि उस विधानमंडल की राय से राष्ट्रपति आबद्ध नहीं होते, अर्थात विधानमंडल द्वारा दी गई राय को राष्ट्रपति मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते। अनुच्छेद 4 की तरफ आते हैं। अनुच्छेद 4 स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 2 तथा 3 के अंतर्गत बनाई गई कोई भी विधि, अनुच्छेद 368 जो कि भारत में संविधान संशोधन से संबंधित है, अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान संशोधन की विधि नहीं समझी जाएगी। यहाँ बिल्कुल साफ साफ शब्दों में स्पष्ट कर दूं, आसान शब्दों में कहने का मतलब ये है कि यदि किसी राज्य का नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन किया जाता है तो उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत किसी प्रदेश के क्षेत्र, सीमा, नाम में किया गया परिवर्तन संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं आता है। यह सभी संशोधन साधारण बहुमत के आधार पर किए जाते हैं। जैसा कि हमने अभी स्पष्ट किया था, ये सभी संशोधन साधारण बहुमत के आधार पर किए जाते हैं। 1960 में पहली बार बेरोजगारी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न आया कि क्या अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को प्राप्त शक्ति में यह शक्ति भी निहित है कि राज्य अपने किसी भूभाग को किसी विदेशी राज्य को सौंप दे। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संसद साधारण विधि से ऐसा नहीं कर सकते, इसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करना ही होगा। अर्थात किसी राज्य का नाम, क्षेत्र, सीमा परिवर्तन करना साधारण विधि के अंतर्गत आता है, इसलिए ऐसा नहीं किया जा सकता कि साधारण विधि से ही किसी भारतीय भूभाग को किसी विदेशी को सौंप दिया जाए। उसके लिए संविधान संशोधन अनिवार्य शर्त है और इसीलिए 9वां संविधान संशोधन 1960 में किया गया, जिसके द्वारा बेरुवारी संघ क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपा गया एक समझौते के तहत। 1969 में सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः व्यवस्था दी कि भारत और अन्य देशों के बीच जो सीमा विवाद हैं उनको हल करने के लिए किसी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अर्थात सीमा विवादों को हल करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। यह कार्य कार्यपालिका द्वारा आसानी से किया जा सकता है। किंतु 2015 में एक बार फिर प्रश्न उठा कि बांग्लादेश को भारत द्वारा दिए जाने वाले कुछ भूभाग संविधान संशोधन के अंतर्गत ही आएंगे, इसलिए 100वां संविधान संशोधन किया गया 2015 में, जिसमें कुछ भागों को बांग्लादेश को सौंप दिया गया और बांग्लादेश से कुछ भाग भारत ने अधिग्रहित किए। संघ और संघ शासित राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रों का विस्तार पहली अनुसूची में किया गया है। संघ शासित क्षेत्रों और भारत में जितने भी राज्य हैं उन सबके नाम यदि हमें एक जगह देखने हैं तो हमें देखनी होगी अनुसूची 1। अर्थात स्पष्ट है कि संविधान के भाग 1 से संबंधित कौन सी अनुसूची है। संविधान के भाग 1 से संबंधित पहली अनुसूची है। प्रश्न देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को हमें यहाँ पर देखना है। संविधान में भारतीय क्षेत्रों की 2 श्रेणियों में बांटा गया। गलत। कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 3 श्रेणियों में बांटा गया। इसका मतलब ये कथन गलत हुआ। अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत किए गए संवैधानिक परिवर्तन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन माने जाएंगे? नहीं माने जाएंगे। ये कथन भी गलत हो गया। हमने ऊपर पढ़ा है कि यह संविधान संशोधन नहीं माना जाता। सी देखते हैं। नए राज्यों के निर्माण और उसकी सीमा में परिवर्तन का विधेयक साधारण बहुमत से पास किया जा सकता है। यह कथन सही है। किसी नए राज्य का निर्माण, उसका क्षेत्र, उसकी सीमा में परिवर्तन साधारण बहुमत से ही पास किया जाता है। इस प्रकार आंसर सही हुआ सी। इस प्रश्न का आंसर सही हुआ सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसने कहा कि भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? स्पष्ट कर दिया था संविधान निर्माण के समय ही डॉक्टर अंबेडकर ने कि भारतीय संविधान को आप संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाल सकते। यह डॉक्टर अंबेडकर जी का कथन है। प्रश्न 3 की तरफ चलते हैं। यदि भारतीय संघ में किसी नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन आवश्यक होगा? अभी मैंने ऊपर स्पष्ट किया था कि संविधान की पहली अनुसूची, संविधान की प्रथम अनुसूची संविधान के भाग 1 से जुड़ी हुई है। अर्थात यदि संविधान के भाग 1 में कोई भी संशोधन किया जाता है तो अनिवार्य रूप से संविधान की अनुसूची 1 में संशोधन करना ही होगा।
मान लीजिए हमने किसी राज्य का नाम परिवर्तन किया, उत्तराखंड नया राज्य बनाया, तो वहाँ पर अनुसूची में जहाँ राज्यों की लिस्ट दी हुई है अनुसूची 1 में, वहाँ पर तो परिवर्तन अनिवार्य रूप से होना ही है। इस प्रकार यदि हम किसी संविधान के भाग 1 में संशोधन करते हैं तो अनुसूची 1 अनिवार्य रूप से संशोधित करनी ही होगी। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा डी। निम्न में कौन एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? यदि हमें किसी नए राज्य का निर्माण करना है तो इनमें से कौन सा एक संवैधानिक तरीका नहीं है, यानी गैर संवैधानिक तरीका है, वो सेलेक्ट करें। किसी राज्य का क्षेत्र बड़ा करके, बिल्कुल सही, हम कर सकते हैं किसी राज्य का क्षेत्र परिवर्तन कर सके, इसका मतलब यह कथन सही है और यह उत्तर नहीं हो सकता। किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, ये भी सही बात है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा देंगे हम तो वो राज्य की सीमाओं में परिवर्तन हो जाएगा। किसी राज्य का नाम परिवर्तित करके, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, राज्य के निर्माण के लिए हम किसी राज्य का नाम परिवर्तित कर सकते हैं। और अंतिम है, किसी एक राज्य में संघ राज्य क्षेत्र शामिल करके, ऐसा हम नहीं कर सकते। यह नहीं पूछा था, इसलिए आंसर होगा डी। इस प्रश्न का उत्तर आंसर होगा डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 5, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? हमने एकात्मक और संघात्मकता के लक्षण भारतीय संविधान में ऊपर पढ़े थे, वहीं से यह प्रश्न है। शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन संघात्मक शासन की पहचान है, स्वतंत्र न्यायपालिका संघात्मक शासन की पहचान है। इस प्रकार इस प्रश्न में किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं पूछी हैं? तो लोकतांत्रिक स्वरूप की विशेषताएं नहीं है, सरकार के संघीय स्वरूप की विशेषताएं हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका और शक्तियों का विभाजन। आंसर होगा बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है। देखिए, संघीय प्रकार के शासन में एक गंभीर दोष है कि वहाँ विखंडन का खतरा बना रहता है। संघीय प्रकार के शासन में विखंडन का खतरा बना रहता है। आंसर होगा